अब आप खुद जब करेंगे ना इन क्वेश्चन को तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एथिक्स में देखो दो चीजें आपने एथिक्स में, आपने क्वेश्चन किया कि गेम अवेलेबल इन द मार्केट एंड आई डोंट वांट टू बाय सो आई कोड इट माई सेल्फ फॉर पर्सनल यूज विच विल बी, देयर इज अ गेम अवेलेबल इन द मार्केट एंड आई डोंट वांट टू बाय। नहीं वो तो देखे ना, आपकी नीड एंड वांट का मसला नहीं है यहाँ पे, मसला ये है कि एक गेम मार्केट में अवेलेबल है, आप किस और वो क्या कहते हैं किसी लिहाज से अच्छी गेम नहीं है, और अगर आप अपने फ्रेंड को आप रिकमेंड करें तो वो अनएथिकल है बेसिकली। हमें इसको पर्सनल अफेयर्स या पर्सनल मैटर के एंगल से नहीं देखना, हमें जॉब, यहाँ पे जो बात हो रही है एथिक्स की वो जॉब एथिक्स है, प्रोफेशनल एथिक्स है, ठीक है ना, जो आप एज अ डेवलपर, एज एज अ प्रोग्रामर, एज अ ट्रेनी, एज अ मैनेजर, आप एक कंपनी के अंदर रहते हुए आप यानी प्रोफेशन के अंदर एथिक्स को देख रहे हैं, आप जनरल एथिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है शबीर। तो दूसरी चीज अब आप यहाँ देखें, जो मैं बता रहा था कि एथिक्स में जो चीज आपने फोकस करनी है ना, जो बात जिसकी वजह से मैं ये पॉइंट रेज कर रहा था, एथिक्स को मैंने नोट करवाया, एथिक में आपने बात जो जहन में रखनी है वो है कि जिसको इन्होंने लास्ट पेपर्स के अंदर पूछा है, एंड दैट इज के इम्पोर्टेंस ऑफ ज्वाइनिंग अ प्रोफेशनल एथिकल बॉडी। किसी एथिकल बॉडी को अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको क्या फायदा होगा, यानी जो एस्पेक्ट इसके अंदर जो थोड़ा सा कंसिडर करने वाला है वो ये है, ठीक है। कि वो और ये पेपर जो भी आपने शायद फुल लेंथ पेपर किए होंगे, जो लास्ट मुझे मैंने कोई पेपर चेक किया था स्टूडेंट्स का 2022 का था, कि जिसके अंदर ये पूछा गया है कि अगर आपने मसलन कंपनी ज्वाइन की और उसके साथ ही आप कोई एक प्रोफेशनल एथिकल कोई आप क्लब ज्वाइन कर लेते हो या कोई एक बॉडी ज्वाइन कर लेते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो एथिक्स के अंदर आपने इस पॉइंट को जरूर देखना है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग एन एथिक, ये आपका दिए होते हैं कौन से दोनों पॉइंट दानियाल, विच बोथ पॉइंट्स, कि एथिकल है या अनएथिकल है, ठीक है, दोनों दोनों एस्पेक्ट्स दे सकते हैं जो मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ, यानी एथिकली वो किस तरह से देखेंगे, अनएथिकली कैसे। अच्छा मैं जो यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपने जब एथिक्स एंड ओनरशिप का टॉपिक तैयार करना है तो आपने, यानी हम स्ट्रेटली क्या करते हैं, यस दानियाल आई एग्री, हम स्ट्रेटली क्या करते हैं, हम बस एथिक्स के एस्पेक्ट्स को पढ़ लेते हैं, जबकि वो उसको किसी भी सिचुएशन के साथ क्या कर रहा है, देखें ना ये लिखा है कि फॉर अ गिवन सिचुएशन, सिचुएशन के साथ रिलेट करके वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। एक ये कि अगर आपने कोई एथिकल बॉडी ज्वाइन की हुई है तो आपका उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके कस्टमर के ऊपर ये होगा कि आप एथिक्स की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, आप एथिक्स के जो नॉर्मेलिटीज़ हैं, जो प्रोफेशन और कैरियर और आपकी जॉब से रिलेटेड है उसको आप रिलेट करते हो, उसको आप अहमियत देते हो, ठीक है, तो उनके एडवांटेजेस हैं वो आप लेटेस्ट पेपर्स देखें 22 का या 21 का है उसके अंदर ही क्वेश्चन है। और इसी तरह से शायद मैंने उसको पेज नंबर 68 शायद मैं देख लूँ, मे बी मैंने खोला हुआ पेपर, जस्ट अ मिनट। पे है, दिस इज पेज नंबर 65, ये क्वेश्चन देखें, ये है, दिस इज द क्वेश्चन, यस, नॉट दिस 60, हम्म, ये क्वेश्चन तो मैंने पेपर में भी दिया था, यस, डिस्क्राइब द बेनिफिट टू फ्रांसिस ऑफ ज्वाइनिंग अ प्रोफेशनल एथिकल बॉडी। अब ये वही पॉइंट है जो मैं अभी आपको सिलेबस में मेंशन कर रहा हूँ कि क्या फायदा है किसी प्रोफेशनल एथिकल बॉडी को ज्वाइन करने का, द बेनिफिट ऑफ फ्रांसिस। तो ये अब उसका बेनिफिट क्या है कि वो उसका देखें, इफ यू सी द आंसर, he has ethical guideline to follow, so client other staff knows the standard being applied, client staff know he is reputable, to they provide help and support, they run training courses। तो ये सारे उस ethical body को ज्वाइन करने के फायदे, ठीक है।
और इसी तरह से क्वेश्चन है जी कि Francis is shown the software he will be working on. He is unfamiliar with the integrated development environment he is required to use. Describe the ways in which Francis can act ethically in this situation. यहाँ पे वो आपने ethical होने के एस्पेक्ट को यहाँ पे अप्लाई करना। ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो BCS है, ये IEEE है, ठीक है। ये इनकी ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एथिक्स के लिए को प्रमोशन के लिए काम करती हैं। ये आपके चैप्टर के अंदर इसके ऊपर पूरी इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लेकिन आपसे कोई इसके बारे में नहीं पूछेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन इनकी जॉब, लेकिन ये कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट जी। अच्छा, एक और पॉइंट है और उसके बाद मैं लास्ट पॉइंट की तरफ आऊंगा, और वो भी इसी तरह से ही जरा जहन में आप रखें। और मैंने स्टूडेंट्स को देखा है उस एस्पेक्ट को सामने रखे बगैर क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। और वो क्या है, वो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। पेपर रीसेंट पेपर्स के अंदर IDE के अंदर फॉर कोडिंग, फॉर प्रेजेंटेशन, फॉर डिबगिंग, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जिनमें आपको IDE का पूछा जाता है, ठीक है। और आपसे जब भी आईडी पूछा जाता है आप एक ही एस्पेक्ट उठा के लिख देते हो जी, के केस सेंसिटिव, प्रॉम्प्ट्स और कलर, प्रिटी प्रिंटिंग, यानी मिक्सअप कर देते हैं आप इन तीनों को सेपरेट करके आपने, और क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उस एंगल से आपने लिखना है कि आईडी अगर कोडिंग के लिए है तो आप बताओगे कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स, एरर डिटेक्शन, इनिशियल एरर डिटेक्शन, डायनामिक सिंटैक्स चेक, ये कोडिंग के लिए। अच्छा, फॉर कोडिंग के लिए सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है जी। फॉर इनिशियल एरर डिटेक्शन, डायनामिक सिंटैक्स, और फॉर प्रेजेंटेशन क्या है, प्रिटी प्रिंटिंग है, एक्सपैंड एंड कोलैप्स कोड ब्लॉक्स हैं। और डिबगिंग के लिए क्या है, सिंगल स्टेपिंग, ब्रेक पॉइंट्स, वेरिएबल एक्सप्रेशन, रिपोर्ट विंडो, ये सारे सिंगल, ये 3 आपने इनको इसी एंगल से आपने इनको देखना है जी। जी इब्राहिम। ऑलराइट, कमिंग टू द लास्ट वन एंड दैट इज दी, क्योंकि आप लोग फिर आप अपनी तैयारी भी करेंगे बैठ के। एक तो आपने ये DBMS के ये जो की टर्म्स हैं ये आमतौर पर नेग्लेक्ट होते हैं, डिक्शनरी, डाटा मॉडलिंग, लॉजिकल स्कीमा, डेवलपर इंटरफेस, फिर क्यूरी प्रोसेसर, इसके बारे में पूछा हुआ है, डेवलपर इंटरफेस, इनको भी आपने जरूर देखना है। मैं इसीलिए इनको हाईलाइट मैंने किया हुआ है कि तैयारी में ये वाले पॉइंट सम टाइम पे मिस हो जाते हैं, तो इनको आपने मिस नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, कैरेक्टर एंड CHR, वी आर CHR, ये बहुत पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स DDL के अंदर। DDL के अंदर याद रखो कि जो कैरेक्टर है वो फिक्स लेंथ है, और VAR4 जो है वो, ये दोनों टेक्स्ट के लिए। Write a DML statement to return the date and time of all future lesson based on the instructor whose instructor ID is ins01। अब आपने क्या करना है, यहाँ ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि राइट टू रिटर्न द डेट एंड टाइम ऑफ ऑल फ्यूचर लेसन्स booked with the instructor whose instructor ID is this। तो डेट एंड टाइम, पहले आपने देखना है कि इसमें किस दिस इज द लेसन डेट, दिस इज द लेसन डेट, दिस इज द लेसन टाइम, और ये आपको नजर आ रहा है कि लेसन के टेबल के अंदर ये मौजूद है। डेट एंड टाइम ऑफ व्हाट इट सेज, क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑफ ऑल फ्यूचर लेसन्स बुक्ड विद द इंस्ट्रक्टर हुज, तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, व्हाट वी विल राइट हियर, इधर हम इसको देंगे जी के सेलेक्ट। आप याद रखो कि DML की जो कमांड होती है सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, सबसे पहले ये चीज आती है सेलेक्ट, और इसमें हमें क्या क्या इसमें ऐड करना है, हमें लेसन डेट, लेसन डेट है, और लेसन टाइम, और ये होगा फ्रॉम लेसन वेयर। अब जो मेन कमांड है ना सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये कैपिटल में, वेयर इंस्ट्रक्टर ID इज, उसने दे दिया कि INS01, ये इंस्ट्रक्टर ID, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं, to return the data of all future lesson booked with the
ऑल फ्यूचर लेसन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो वैल्यूज दी, लेसन आईडी, स्टूडेंट आईडी, इंस्ट्रक्टर आईडी, लेसन डेट, अब वो आप उस किसी डेट से अबव पे आप मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे एक और भी इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं कि एंड, ये बेसिकली जो क्राइटेरिया को और ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए, एंड लेसन डेट इज ग्रेटर देन, मसलन आपकी स्पेसिफिक डेट है कि इन डेट से ज्यादा की हो, ठीक है। दिस इज व्हाट यू विल मेंशन कि फला डेट से आगे की हो। सो दिस इज द डीएमएल स्टेटमेंट। ऑलराइट, तो आपको ये जहन में रखना है जो चीजें इसके अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ वो है, I can open the book, कि एक तो इसके अंदर कमांड्स में क्या है, इट हैज सेलेक्ट फ्रॉम वेयर एंड, ठीक है। एक मैंने ये मेंशन कर दिया। देन इफ यू मूव टू द 75, पेज नंबर 75, हाँ जी, ये भी देखें। कुछ चीजें और भी इसी के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अब आपका क्या है, दिस इज द डीडीएल, दिस इज द डीडीएल, क्रिएट डैश डैश टू क्रिएट द टेबल गेम डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्रिएट, यहाँ पे आएगा ये टेबल है, क्रिएट टेबल, और उसका नाम क्या है, गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट हो गया। और इसके अंदर क्या, गेम VR4 जनरे VR4, ये यहाँ से पता चला, गेम जनरे एंड टीम नंबर, यहाँ पे हम करेंगे टीम नंबर, और इसको क्या देंगे, ये 4 to 1 क्या है, इंटीजर। बाकी डेवलपमेंट VR4, मैनेजर इन VR4, ये सारे डल गए। और गेम नेम को आपने क्या बना दिया, आपने गेम नेम को हमने दे दिया प्राइमरी की, ये बन गया प्राइमरी। तो इधर आप लिखेंगे कैपिटल में प्राइमरी की, ये आपने डीडीएल की कमांड अप्लाई कर दी। कैपिटल में लिखने का ये पर्पस है कि आप कमांड्स जो है ना, जो स्पेसिफिकली जो कमांड्स हैं, ठीक है ना, जहाँ आईडीज हैं, मसलन एट्रीब्यूट्स हैं, वहां आप उसको सिंपल में लिख रहे हैं, लेकिन जहाँ कमांड्स हैं उसको आप फिर कैपिटल में लिख रहे हैं। ये प्राइमरी की इज अ कमांड, ऑल्टर टेबल इज अ कमांड, क्रिएट इज अ कमांड, टेबल इज अ कमांड, डेटाबेस इज अ कमांड, ये सारी कमांड्स हैं। क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है ना, देखो उसने पहले से दिया हुआ है, गेम नेम उसने दिया हुआ है ब्रैकेट में, जो आखिरी आखिरी लाइन हमेशा डीडीएल के अंदर वो प्राइमरी की होती है, याद रखो। अब टेबल जो दिया हुआ है इसमें, गेम नेम को इसने प्राइमरी की बनाया है, ठीक है ना। इसको भी आप देखो, मैनेजर आईडी नहीं है, मैनेजर आईडी तो दूसरे टेबल का है, ये फॉरेन की है। फिर कह रहा है अनदर टेबल प्रोडक्ट मैनेजर इज क्रिएटेड दिस complete the DML statement to return the game name, January, and team number of all games managed by the product manager with the first name James and the last name Fizz. अब ये DML की कमांड है, और DML की कमांड हमेशा स्टार्ट होती है with select। जी दानियाल। सर ये जो ऊपर टेबल बना हुआ कौन है सा, इसमें ये मैनेजर आईडी ठीक है। तो इसमें मैनेजर आईडी हमने VR4 के लिए इसमें कैरेक्टर ले सकते हैं 6 टाइम। मैनेजर आईडी को क्या करना है। सर मैनेजर आईडी इसमें VR4 ली है ना उसकी डाटा टाइप। हाँ हाँ। तो सर उसको हम कैरेक्टर नहीं ले सकते क्योंकि सर 6 टाइम है। नहीं नहीं, अच्छा ये देखो, जिन जिन फील्ड एट्रीब्यूट की वैल्यूज में आपको नंबर और टेक्स्ट दोनों नजर आएंगे ना, उसको आप अच्छा, VR4 में लिखोगे उसको, ठीक है ना, उसको करेक्टर नहीं लिखोगे। ठीक है। करेक्टर आप तब लिखोगे जब कोई बिल्कुल फिक्स लेंथ होगी, यहाँ पे तो वैल्यू चेंज हो सकती है, आईडी आगे बढ़ सकते हैं। और वो तो आपने करना भी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तो उसने खुद किया हुआ है, देखे ना, मैनेजर आईडी VR4 उसने मेंशन किया हुआ है, आपको ये तो आपका कंसर्न ही नहीं है यहाँ पे। ये तब होता कि आपको कहा जाता है कि आप बनाए।
ऑलराइट। अब यहाँ पे डीएमएल में सिलेक्ट गेम नेम, जनवरी, टीम नंबर, फ्रॉम दिस वेयर दिस सारी चीजें दी हुई हैं। आपने इसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, इसको फर्दर एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो एक्सटेंड कैसे कर रहे हैं? एक्सटेंड आप कर रहे हैं कि एंड, अब वो जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी हुई है, अब आपने उस रिक्वायरमेंट को मीट करना है। रिक्वायरमेंट क्या दी हुई है? रिक्वायरमेंट दी हुई है जी के return the game number, genre and team number of all games managed by the product manager with the first name James and the last name Fritz, ये तो कर दिया, and return the game name. Okay, अब आप देखो ये जो लास्ट एंड किसको शो कर रहा है? एक एंड ने तो दे दिया, डिफाइन कर दिया, क्राइटेरिया को मीट कर दिया। जो आखिरी एंड है वो शो कर रहा है, ये याद रखो कि व्हेन यू गेट, यहां पे आप देखें फ्रॉम, दो टेबल इस्तेमाल हुए हैं, गेम डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट मैनेजर। वन इज गेम डेवलपमेंट एंड द अदर इज प्रोडक्ट मैनेजर। तो आपने जो सेकंड एंड लगाना है वो उनके कनेक्शन को शो करने के लिए लगाना है कि ये प्राइमरी की ऑफ वन इज यूज एज अ फॉरेन की ऑफ द अदर। तो उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं? वी आर राइटिंग प्रोडक्ट मैनेजर डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? The other is game developer, game development dot manager ID। ये लाइन जरूरी होती है। देखें, जब आपने डीएमएल की कमांड लिखनी है टू रिट्रीव द फील्ड फ्रॉम अ सिंगल टेबल, तो फिर आपको यानी किसी रिलेशनशिप वाले प्राइमरी और फॉरेन की को मेंशन नहीं करना होता। लेकिन डीएमएल की कमांड अगर आपने लिखी है टू रेफर टू टू डिफरेंट टेबल्स, यानी फील्ड जो हैं टू टेबल से वो लाई जा रही हैं, तो फिर यू नीड टू मेंशन द प्राइमरी की एंड द फॉरेन की एंड लाइक दिस विद देयर टेबल नेम। ये आपको इस तरह से लिखना होता है लास्ट में। ऑलराइट, बेटा मैं तो बस एंड पे आ गया हूँ। अब आपकी चीजें देखें, कोई रही नहीं मेरी, ठीक है ना? मैं तो अपने एंगल से मुझे जो लग रहा है, एक चीज आप याद रखो इसके अंदर जो और है वो है, एक मैं क्वेश्चन आखिरी आपको करवाता हूँ, उसके बाद हमारी बात खत्म हो जाएगी। सर नॉर्मलाइजेशन समझा सकते हैं? एक मिनट बेटा, मैं जरा ये जो पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक है सम काउंट ऑर्डर बाय एंड इनर जॉइन, ये आप लोगों को जरूर देखना है। जैसे यहाँ पे ये आ गया ऑर्डर बाय, ठीक है ना? ऑर्डर बाय में क्या है? इफ यू सी एट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में विच इज ऑन द पेज नंबर 78, 79, 79 में आप देखें, कंप्लीट द डीएमएल स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले द टाइम एंड पेट आईडीज ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट ऑन दिस, to display the time and pet IDs of all appointments on this date with staff ID is this and descending order of time। ऑर्डर बाय का कमांड आप इस्तेमाल करते हो जब भी आपको इस कंडीशन के अंदर कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर मेंशन किया हुआ, ठीक है? तो इसके लिए अब हम क्या लिखेंगे? व्हाट वी विल राइट फॉर दिस, इसके लिए अब आप ये करोगे कि सेलेक्ट, पहले तो आपने फील्ड बतानी है, ये कौन सा टेबल है जी? दिस टेबल इज डीएमएल स्क्रिप्ट। ये बेसिकली चूंकि पिछले क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड है, सो दिस इज सेलेक्ट डिस्प्ले द टाइम एंड पेट आईडीज ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट, ठीक है? ये हो जाएगा सिलेक्ट टाइम और दूसरा है पेट आईडी। अब आप कहेंगे कहाँ से मिला, तो ये आप इसको टेबल से देखेंगे, ठीक है? ये देखें कि टाइम एंड पेट आईडी अपॉइंटमेंट का टेबल है
ये टाइम दिया हुआ, ये पेट आईडी दिया हुआ। फ्रॉम अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मेंशन है। वेयर, यहाँ कंडीशन बन रही है। वेयर द स्टाफ आईडी, स्टाफ आईडी इज इक्वल टू JK, JK1, एंड यहाँ पे आप दे दोगे अपॉइंटमेंट, यहाँ पे डेट है, डेट इज 02/02/2021, ये आपकी डेट है। ऑर्डर बाय टाइम, और यहाँ पे कह रहा है डिसेंडिंग, तो आखिर में आपने DESC लिख देना बस। सो ये ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब जल्दी से मैं आपको एक और है 99 पेज पे क्वेश्चन है, बस दैट इज द लास्ट। बस उसके अंदर वो टर्म आ जाएगी जो मैं बता रहा, हाँ ये देखें, इनर ज्वाइन है, और दिस इज द ऑल्टर टेबल, तो मैं करा चुका हूँ। नाइनटीन 108, हाँ जी। एक ये दिया हुआ है, सैंपल डाटा टू बी स्टोर्ड इन द स्टूडेंट टेस्ट इज दिस, टू क्रिएट द टेबल, क्रिएट टेबल, आप इसमें स्टूडेंट आईडी, टेस्ट आईडी, मार्क है, राइट, टू फाइंड द एवरेज मार्क ऑफ द स्टूडेंट इन टेस्ट A47। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप देखें, इसे करके हमारी बात खत्म हो जाएगी। इसमें हमने क्या करना है, एक तो यहाँ देखो कि इसकी जो स्ट्रक्चर क्यूरी है ना थोड़ी सी डिफरेंट है बाकियों के बनस्बत। मसलन यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये कह रहा है कि टेबल जो है, मसलन हम इसे कर रहे हैं जी क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर टेस्ट, स्टूडेंट टेस्ट है, टेबल स्टूडेंट टेस्ट, ब्रैकेट आपने ओपन की, और ब्रैकेट जरूर लगानी है आपने, ठीक है। और इसके बाद आप देखें, इसकी जो फील्ड है स्टूडेंट आईडी, इसकी टाइप बनेगी इंटीजर, देन टेस्ट आईडी, टेस्ट आईडी की टाइप जो है यहाँ पे VAR4 कर दें। अभी हमें नहीं पता कि इसमें कितने हमने देने हैं, आप इसके आगे वैल्यू लिखें तो भी ठीक है, ना भी लिखें तो एक्सेप्टेबल है। देन मार्क, और ये जो होगा ये इंटीजर होगा, इंटीजर, ऑलराइट। अब इसके बाद आप इसे बताओगे कि प्राइमरी की जो है, प्राइमरी की, और प्राइमरी की क्या होगा इसके अंदर। अब यहाँ पे जो प्राइमरी की है, स्टूडेंट आईडी और टेस्ट आईडी से ये मिल के बनी है। यहाँ से अगर आप देखो ना, स्टूडेंट और टेस्ट, स्टूडेंट टेस्ट जो बना है, स्टूडेंट और टेस्ट दोनों की प्राइमरी कीज मिलकर एक ये प्राइमरी की बना रही है। इसलिए वो आपको दो प्राइमरी की यहाँ पे देनी है। स्टूडेंट प्राइमरी की जो है, दिस इज द कंपाउंड की जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने क्वेश्चन को बस ऐसे नहीं है कि नजर आ गया और आपने बस शुरू कर दिया लिखना, उसको डिटेल स्टडी करके आपने उसे लिखना है। टेस्ट आईडी, ये आपकी प्राइमरी की बन गई। अब इसी तरह से इसके अंदर अब फॉरेन की भी हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रेफर किया। फॉरेन की, फॉरेन की में अब देखें, टेस्ट आईडी है इसके अंदर, फॉरेन की टेस्ट आईडी, और रेफरेंस इसका देना आपने, ये कहाँ से फॉरेन की है, रेफरेंसेस लिखते हैं, इसको भी कैपिटल में लिखें। रेफरेंसेस क्या है जी, टेस्ट, और उसका टेस्ट आईडी। और इसी तरह से एक और फॉरेन की है, फॉरेन की, और इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट आईडी है, और इसके अंदर
रेफरेंसेस किसका है जी? ये स्टूडेंट का है और इसके अंदर स्टूडेंट आईडी। ये आपको लिखने के बाद आखिर में आपने यहाँ पे आके ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन, ये आपका जो है, दिस इज हाउ वी राइट दिस। ये तो हो गया डीडीएल, और जल्दी से डीएमएल देखें। डीएमएल जो है, ऑल राइट जो आप लोग जाना चाहें, ठीक है, जिनके लिए ये टॉपिक क्लियर है, इट्स ओके, दे कैन लीव। मैं आखिरी लिख रहा हूँ डीएमएल क्या है इसका। डीएमएल जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये डीएमएल आप कह रहे हैं कि टू फाइंड दी, सो व्हाट वी विल राइट, सेलेक्ट एवीजी एवरेज एंड ऑन मार्क। ये आप देखें कि आप किसी फील्ड को एवरेज, काउंट, सम, तीनों इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फील्ड को स्टार्ट में। ओके, फ्रॉम स्टूडेंट टेस्ट where test ID is A7. This is how we use the average. इसी एवरेज की तरह हम सम भी इस्तेमाल करते हैं, इसी एवरेज की तरह हम we also use count. ऑलराइट जी, तो ये है आज की हमारी डिस्कशन। तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगे कि जो मिसिंग है वो मैंने आपको कवर किया है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अदरवाइज मेरी तरफ से बातचीत जो है वो फिनिश हो गई। एनीथिंग लेफ्ट? सर एक सवाल पूछने। जी जी। सर एसक्यूएल लिखते हुए जब हमारी सेलेक्ट फ्रॉम वेयर की जब कंडीशन आती है तो उसमें लाइक का वर्ड हम यूज कर सकते हैं? कोई ऐसा सिनेरियो आ सकता है? क्योंकि पास्ट पेपर में ऐसी कोई जगह है नहीं जहाँ पे यूज हुआ वो स्पेसिफिकली है। नहीं, लाइक किस चीज में आप कह रहे हैं? लाइक वेयर वाली स्टेटमेंट के आगे अगर कोई पैटर्न ऐसा दिया वो। नहीं, लाइक का नहीं है, लाइक का नहीं है, लाइक का कोई वर्ड नहीं। एज का है, लाइक का नहीं है, ठीक है। सही है। और एज यूज कब हम करते हैं? एज कब यूज करते हैं? एज की बाज क्वेश्चंस के अंदर मैंने देखा है कि वो यानी डाटा टाइप को मेंशन करते हुए डीडीएल के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, सही है। सम अच्छा एट तो सम उसके पॉइंट। अलावा जी जी। जी इंटरप्ट वाले सवाल में बाज़-औक़ात तो एक मार्किंग स्कीम में एक टर्म यूज होती है आईओ इंटरप्ट्स के नाम से, तो उसके बारे में बता सकते हैं आईओ का फुल फॉर्म क्या है? आईओ जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, यानी वो रेफर करता है तमाम जो पेरिफेरल्स हैं ना आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, लाइक प्रिंटर है, स्कैनर है, माउस है, माइक है, माउस है, ये उसको हम आईओ डिवाइसेस कहते हैं। तो इसका वो इंटरप्ट वाले चीज से क्या लेना देना होगा? देखो, इंटरप्ट जो होता है ना, इंटरप्ट इज अ सिग्नल दैट इज ओरिजिनेटेड बाय एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, दैट नीड्स द अटेंशन ऑफ द प्रोसेसर टू रिजॉल्व सम इश्यूज। तो ये जो इंटरप्ट जो जनरेट हो रहे होते हैं, ये कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर से भी हो रहे होते हैं और उसके पेरिफेरल से भी हो सकते हैं, यानी कि आईओ डिवाइसेस से भी हो सकते हैं। यानी जैसे प्रिंटर के अंदर कोई पेज जैम हो गया तो प्रिंटर इज एन आईओ डिवाइस। तो वो प्रिंटर क्या करेगा, वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगा और प्रोसेसर को सिग्नल भेजेगा कि भाई वो अपना जो भी काम कर रहा है उसे छोड़ के आए और आके इसके प्रॉब्लम को देखे। दैट इज हाउ द आईओ इज रेफर्ड। सही है सर। उसके ठीक है। अलावा जब हम बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं इसमें टेबल कंप्लीट करना होता है, उसमें सर ये मैटर करता है कि सपोज अगर ऐसी कोई दो स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेबल में उसको सेम लाइन में परफॉर्म करना है या अलग लाइन में परफॉर्म करना है, तो उससे फर्क पड़ता है कि अगर हम कोई लाइन छोड़ दें बीच में या फिर जो चीज सेम लाइन में लिखनी थी वो अलग लाइन पे लिखते हैं? वो जो आप उसके यानी असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं या बिट मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं? नहीं, उस असेंबली लैंग्वेज वाले। असेंबली लैंग्वेज में तो जब आप लिखते हो ना तो उससे लाइन के आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पर वो उसकी कमांड किसी एक चीज को एंड कर रही है और वहां से एक नया यानी उसका पार्ट शुरू हो रहा है, तो वो मैटर करता है कि आप उसको उसके साथ मिक्स ना करें, ठीक है ना। आप मार्किंग स्कीम को आप देखें ना तो आपको पता चलेगा वो शेडेड करके, ग्रे शेडेड करके, ब्लैक शेडेड करके बताता है कि मसलन कि ये 4 रोज पे एक नंबर बन रहा है, आपको 1 मार्क बन रहा है। उसमें यानी सही। आपका वो ब्लॉक पूरा होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक नंबर के आगे आपने लिखा हुआ है या अगली लाइन पे लिखा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता।
सही है सर। इसके अलावा बिट मैनिपुलेशन के सवाल में जिसमें हमें वो और एंड वाली इक्वेशंस पूरी करनी होती हैं, बाज़ हम्म का जैसे उसका अभी जो हमने क्वेश्चन किया था प्रैक्टिस में, उसका आंसर था एंड 15 एक आंसर था उसका। अगर हम हाँ उसी को जोर से करें तो बाज़ का वो हो रहा होता है सॉल्व, लेकिन एमएस पे लिखा हुआ नहीं होता, तो उसका मार्क्स मिलता है अगर एंड से हो रही हो लेकिन जोर से भी हो रही हो। नहीं वैसे यानी ये सही है आपकी बात कि वो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एंड से भी कर लें जोर से भी कर लें, लेकिन देखना होता है कि कौन सा रियलिस्टिकली कौन सा ज्यादा सूटेबल है। अगर तो उसने कोई नंबर आगे मेंशन नहीं किया, पूरी इंस्ट्रक्शन ही आपको दी हुई है, तो उसमें डेफिनेटली अब ये एग्जामिनर के ऊपर भी है कि उसको वो जेनरोसिटी दे सकता है या नहीं दे सकता, लेकिन ज्यादातर पेपर में जो मार्किंग है वो मार्किंग स्कीम को सामने रख के ही होती है, उससे हट के नहीं कर सकता। सही है। उसके अलावा सर आरएलई के बारे में एक पास्ट पेपर में सवाल आया था कि जरूरी नहीं है कि हर दफा जब हम आरएलई यूज करें तो फाइल साइज पे इम्पैक्ट आए या फिर वो हाँ फाइल सही है, साइज कम हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसकी ऐसा है। एग्जांपल्स में आप एग्जांपल बता सकते हैं, कोई एक दो एग्जांपल्स वो ऐसे होता है जो ना कि इसके। सम टाइम देखो ना, आरएलई में दो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करनी होती है, ठीक है। हमारा टाइम भी एंड हो रहा है। आरएलई में एक इंफॉर्मेशन होती है, मसलन वो नंबर कैरेक्टर जो रिपीट हो रहा है, और एक है वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम इट इज रिपीटिंग। तो आरएलई उस वक्त ज्यादा यूजफुल नहीं होता जब जो नंबर्स जो उसके अंदर आ रहे होते हैं कैरेक्टर, वो बहुत ज्यादा रिपीट नहीं हो रहे होते, बल्कि वो बहुत ज्यादा नंबर होते हैं और कम रिपीट हो रहे होते हैं। तो अब इसका मतलब है कि आपको रन लेंथ इनकोडिंग में जो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन से बढ़ जाएगी, तो इन दैट केस इट इज नॉट इफेक्टिव। सही हो गया। ठीक है जी सर। जी। एनी अदर क्वेश्चन जी? सर अगर आप सर मेरा एक नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन समझा है। सकते हैं। जी जी जी, पूछिए। सर ये अक्टूबर नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। हाँ हाँ पेपर पेपर 1-1 जी। का क्वेश्चन 7 है सर। सर डिस्क्राइब द ways in which memory management organizes and allocates random access memory। हाँ हाँ। ये मानंद ये आपका ना ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट, आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टास्क है, एक फंक्शन है, और उसमें आपने ये देखना है कि वो जो फंक्शन, उसके तीन काम है, उसके मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, और तीसरा है मेमोरी प्रोटेक्शन। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसमें वो ये है कि हाउ द एप्लीकेशन विच इज लोडेड इनटू द रैम is brought into the memory from the storage from the hard disk drive and how it is taken back। इस पे मेरा वीडियो लेसन पड़ा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ना, मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से जाकर उसको डिटेल में देख लो, क्योंकि ये डिटेल डिस्कशन है इसके ऊपर। ठीक है सर, तो ये थैंक यू। ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, और उसकी उसके वन ऑफ द टास्क के ऊपर ये डिस्कशन है कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करता है। ठीक है ठीक है सर। जी। जी। एनी अदर सर एक क्वेश्चन? चीज समझा, जी जी। वो एक बीसीएस और एक वो आईईई एथिक्स वाला। हाँ हाँ, ये दो सोसाइटीज है ना जो एथिक्स एथिक्स के बारे में बात करती हैं, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया हुआ है, जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो सारा इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, तो उसको फॉलो किया जाता है। जो प्रोफेशंस हैं उनमें एथिक्स को फॉलो करने के लिए जो इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट दिया है उसे हम फॉलो करते हैं, इसलिए हम इसको रेफर करते हैं। IEEE जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये जो आपके IEEE स्टैंडर्ड्स जो बनते हैं उसके लिए है। BCS भी ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी है, ये भी इसी के अंदर फॉल करती है। इन दोनों का जो काम है वो यानी वो एथिक्स के जो क्लॉजेज हैं और उसके जो एरियाज ऑफ एथिक्स हैं उसको इन्होंने डिफाइन किया। इसका मेरे ख्याल से आज तक पास का सवाल नहीं हाँ है। नहीं, इसको इससे बारे में नहीं कोई पूछेगा कि ये सोसाइटीज क्या है, बस आपको ये पता है कि ये वॉलंटियर जैसे एनजीओज होती हैं, इस तरह की सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन है। आपके सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है कि ऐसी एथिकल सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने का एक प्रोफेशनल को क्या फायदा है, उसका उसकी अच्छी रिप्यूट होती है, वो उसे गाइडलाइन अच्छी मिलती है, उसे ट्रेनिंग्स मिल जाती हैं, कस्टमर एंड क्लाइंट आप पर ज्यादा ट्रस्ट करता है कि आप अच्छे इदारों के साथ, ऐसे इदारों से मुंसलिक हैं जो यानी जॉब और प्रोफेशन के अंदर एथिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। एनीथिंग सर एल्स? एक और सवाल है। हाँ
सर वो हार्डवेयर डिवाइसेस के कभी कभी कोर प्रोसेसेस पूछ लेते हैं कि लाइक वो किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए सर कोई ऐसी हार्डवेयर डिवाइस आप रिकमेंड करेंगे? क्योंकि वैसे तो काफी सारी हैं जो याद कर लें, लेकिन कोई मेन ऐसी चीज जो जिसका कोर ऑपरेशन आना लाइक याद होना चाहिए कोर कि इसका ऑपरेशन क्या कोर अभी आपके ऑपरेशन नए है। सिलेबसेस में ना ज्यादा उन्होंने पूछा हुआ है माइक स्पीकर, माइक्रोफोन स्पीकर, ठीक है, और इनके बारे में ज्यादा उन्होंने बात की है। या जैसे 3D प्रिंटर, या आपका क्या कहते हैं ये ज्यादा मेरे ख्याल में मेंशन, जो आप सिलेबस में देखो जो मेंशन है ना उसी को फॉलो करो, आप लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो करो, सही हो गया सर। ठीक है। ओके सर। ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। बस अब आप तैयारी करें, अब टाइम आपके पास नहीं है, और कल भी फ्रेश होके पढ़ें इंशाल्लाह। अल्लाह करे आप लोगों का सबका, हम सबकी दुआ है कि अच्छा पेपर हो जाए, ठीक है। ऑल राइट।